हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर 4 का डिस्कशन वंस अगेन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत ही स्वागत है। ओके, द क्लास ऑफ सोशल साइंस इन व्हिच वी आर स्टडीइंग द फोर्थ लेक्चर एज यू कैन फोर्थ चैप्टर एक्चुअली एज यू कैन सी नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। आज के इस लेक्चर में हम ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। Arrival of Gandhi ji to India that happened in 1915. उसके बाद रूरल एक्ट 1919 में हुआ था वो, एंड देन जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि बहुत बड़ी घटना, बहुत ही दुखद घटना है, 13 मार्च 1919 को हुई थी। एंड देन आफ्टर इन दिस लेक्चर वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट खिलाफत मूवमेंट। ओके, तो चैप्टर 4 का हमारा ये आगे का लेक्चर हम जारी करते हुए हम पेज नंबर 27 से हमें पढ़ना है अराइवल ऑफ गांधी जी इन इंडिया। ठीक है, एक जनरल टॉपिक के तौर पे अगर डिस्कस किया जाए तो शायद आपको पता ही होगा कि गांधी जी जो है वो अपने जीवन काल के शुरुआत के दौर में काफी सालों तक वो इंडिया से बाहर रहे थे। इनिशियली ही एजुकेशन ही परस्यूड हिज एजुकेशन अ लॉ डिग्री ओके इन लंदन में उन्होंने पढ़ाई किया था, और उसके बाद अपना लॉयर का डिग्री प्राप्त करने के बाद वो साउथ अफ्रीका में जाकर सेटल हुए थे। ठीक है, शायद आपको पता ही होगा कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे गुजराती लोग रहते हैं। सो एट दैट टाइम ऑल्सो इवन लाइक अबाउट 100 years ago, more than 100 years ago, गांधी जी का जन्म तो ऐसे 1869 में पोरबंदर में हुआ था। आपको ये भी पता होगा, प्राइमरी में आप पढ़े होंगे। सो अबाउट सो मेनी इयर्स बैक, मोर देन 100 years back, there was a tendency of people from Gujarat migrating to some of the African countries and doing business over there, and they settled there also, और आज भी काफी लोग वहां पे रह रहे हैं। गांधी जी भी उनमें से एक थे जिन्होंने अपना पढ़ाई खत्म करने के बाद ऐसा सोचा होगा करियर वाइज कि वो वहां पे सेटल हो जाए और एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक सक्सेसफुल इंसान की तरह वो अपने लाइफ में आगे बढ़े। ओके, तो ऑब्वियसली ऐसा कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि ही हैड एन एम्बिशन ऑफ बिकमिंग अ फ्रीडम फाइटर। बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से उनकी लाइफ में चेंज आया। ही वाज वर्किंग, ही वाज प्रैक्टिसिंग एज लॉयर इन साउथ अफ्रीका, और एक सैड इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उनको लाइफ में ऐसा हुआ कि उनको गलती से वो ट्रेन के उस कंपार्टमेंट पे चढ़ गए थे जो व्हाइट पीपल के लिए रिजर्व था। अब कोइंसिडेंटली जिस तरह से इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, सिमिलरली इन साउथ अफ्रीका आल्सो द ब्रिटिशर्स रूल वाज गोइंग ऑन। ओके, तो उस एक समय की बात है कि वो ट्रेन में गलती से ऐसे कंपार्टमेंट में चढ़ गए जहाँ जो कि वाइट लोगों के लिए रिजर्व था। तो ऐसा जब किसी ने देखा होगा वहां पे ट्रेन में, तो उनको बहुत ही अपमान तरीके से धक्के मार के उनको ट्रेन से प्लेटफॉर्म के ऊपर गिरा दिया गया। एंड एट दैट टाइम ही मेड द रियलाइजेशन इन हिज माइंड कि यही लोग तो मेरे कंट्री में रूल कर रहे हैं, कि अगर मेरे ऊपर इतना लाइक एक रेप्यूटेबल एक लॉयर के ऊपर इतना इंसल्ट हो सकता है तो लाखों करोड़ों लोग जो इंडिया में रहते हैं उनका कितना अत्याचार हर रोज हो रहा होगा। ठीक है, ऐसी सोच अचानक से उनके दिमाग में आई और फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका में कुछ समय के लिए ठहर के उन्होंने देखा कि व्हाइट पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग द ब्लैक पीपल ओवर देयर, एंड द सिमिलर कंडीशन वाज आल्सो प्रिवेलिंग इन इंडिया आल्सो। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब इंडिया वापस जाते हैं और ये फॉरेन रूल के सामने हम लड़ते हैं। सो विद दैट सॉर्ट ऑफ नोबल थिंकिंग ही अल्टीमेटली केम टू इंडिया। इंडिया में वो आए और वो साल था 1915, यानी 1915 से पहले वो इंडिया से बाहर रहते थे, साउथ अफ्रीका में रहते थे। अगर गिनती के हिसाब से देखा जाए तो 1869 में उनका जन्म हुआ था, वहां से लेकर 1915 तक का अगर हम गिनती करते हैं तो उस वक्त उनकी एज जो थी वो कुछ 45-46 इयर्स की थी जब वो इंडिया में आए थे।
तो यहाँ पे आने के बाद उनका लाइफ पूरा चेंज हो गया। ही डिड नॉट थिंक अबाउट वर्किंग एज अ लॉयर एनी मोर, वो एक सोशल वर्कर हो गए। यहाँ पे ये सारी बातें नहीं लिखी गई है, लेकिन मैं जानता हूँ, इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में आने के तुरंत बाद उन्होंने काफी, जैसे कह सकते हैं कि भारत भ्रमण उन्होंने किया। इंडिया में नहीं रहे थे काफी सालों तक, इसलिए उनको नहीं पता था कि इंडिया में क्या सिचुएशन है। तो पूरे देश में वो घूमे 2-3 साल तक और देखा कि लोगों में काफी अनअवेयरनेस है। People are highly unaware, very poor, very uneducated also. Some people did not even know that there was a foreign rule in our country. हमारे देश में किसी फॉरेन रूल चल रहा है, कोई फॉरेन रूल चल रहा है, वो भी काफी लोगों को नहीं पता था। इतना लेवल तक का अनअवेयरनेस, प्लस सोशल इविल कस्टम्स भी चल रहे थे खतरनाक, जैसे कि अनटचेबिलिटी है और दूसरे भी बहुत सारे, वो उन्होंने देखा। काफी गरीब लोग हैं इंडिया में, वो उन्होंने देखा। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये तय किया कि अगर मेरे देश के रहने वाले जो लोग, देशवासी लोग हैं, उनकी कंडीशन ही अगर इतनी अच्छी नहीं है तो मैं क्यों लग्जूरियस लाइफ जीऊं। तो उन्होंने अपना जो पहनावा है वो चेंज कर दिया। आपको पता ही होगा ये चीज कि ओनली 1 piece क्लोथ ही स्टार्टेड टू सर्वाइव। हिज हेड वॉज शेव्ड ऑफ, ठीक है, सर के बाल उन्होंने कटवा दिए, 1 piece क्लोथ में वो घूमने लगे, एकदम सादगी वाला, जैसे साधु संत महात्मा जैसे होता है वैसा। हालांकि संसार में रह के ही, लेकिन फिर भी एक साधु संत महात्मा की तरह उन्होंने जीवन जीना शुरू कर दिया। Why? Because he wanted to present himself as a symbol of simplicity among the people, ठीक है। और लोगों के साथ तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब इंसान जितना हो सके उतना सादगीपूर्ण तरीके से रहता है। ऐसा उनको मालूम था। काफी पढ़े लिखे इंसान थे, पढ़ाई लिखाई से उन्होंने काफी कुछ सीखा था, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि इंडिया में घूम के ही उन्होंने काफी कुछ सीख लिया। और उन्होंने ये सीख लिया खास करके कि जहां तक मेरे देश के देशवासियों की कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो मैं अपनी कोई लग्जूरियस लाइफ नहीं जी सकता हूं। एंड देन आफ्टर ही फर्स्टली ट्राइड टू ब्रिंग अबाउट सम सोशल चेंजेस। लोगों को ऐसे मैसेजेस दिए कि समाज में इस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है। और उसके बाद उन्होंने फ्रीडम फाइट अंग्रेजों के सामने शुरू किया। ऐसा नहीं है कि आने के तुरंत बाद उन्होंने अंग्रेजों के सामने लड़ना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। He spent a lot of time in knowing the condition of India and its people, and then after eventually he decided to fight against the foreign rule. And by that time he was like largely connected with the Indian people. ये बहुत ही एक समझदारी वाला, जैसा हम कह सकते हैं कि उनकी सोच थी कि कभी किसी के मन में पॉपुलैरिटी पाने के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया था। जो कुछ भी काम उन्होंने किया था बहुत ही सिंसियरली किया था, अपने आप को सिंप्लिसिटी के लेवल में पहले तो ला दिया। Only then, after getting connected with the people, only then he tried to think about getting the freedom for our country. तो बहुत ही उनके जीवन से काफी कुछ सीखने लायक है। काफी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, इसमें इतना ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग भी लाइक अलग अलग आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, टीवी पे डॉक्यूमेंट्रीज आते हैं, उसके जरिए काफी कुछ मुझे उम्मीद है कि आप जान पाओगे उनके बारे में। तो काफी कुछ उनके जीवन से सीखने लायक है। तो वो जब आए यहाँ पे 1915 में, उसके बाद क्या हुआ, अब इस बुक में क्या लिखा है उसके मुताबिक हम जाएंगे। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया 1915 आफ्टर सक्सेसफुली फाइटिंग अगेंस्ट रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका विद सत्याग्रह। यहाँ पे आने से पहले साउथ अफ्रीका में उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ भी थोड़ा बहुत लड़ाई की थी। रेसिज्म यानी कि स्किन कलर के हिसाब से भेदभाव रखना लोगों के सामने, उसको रेसिज्म बोलते हैं। तो वहां के जो ब्लैक कम्युनिटी है, ठीक है, उनके साथ मिलकर उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ फाइट भी किया था। वो जो गलत इंसिडेंट उनको हुआ था रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके बाद रेसिज्म के खिलाफ वो अच्छा खासा लड़े थे और सक्सेसफुल भी हुए थे। और उसके बाद जब उनको लगा कि मेरे देश को मेरी ज्यादा जरूरत है, तब जाके उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ा, इंडिया में आए, ठीक है। हिज पॉलिटिकल मेंटर गुरु वाज गोपाल कृष्ण गोखले
एंड स्पिरिचुअल मेंटर वाज श्रीमद राजचंद्र। ठीक है, ये आपको एक्चुअली अंडरलाइन करना चाहिए। उनके दो गुरु थे। पॉलिटिकल गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और जो स्पिरिचुअल मेंटर यानी धार्मिक गुरु जिसको हम कह सकते हैं वो श्रीमद राजचंद्र थे। ये आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार, इसलिए आपको ये दोनों शख्स के नाम याद रखने चाहिए। उनसे यानी कि ये दोनों गुरुओं से उनको अच्छा खासा इंस्पिरेशन मिलता था। गांधी जी ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया एंड ऑब्जर्व्ड द लाइफ ऑफ इंडियंस। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो पूरे इंडिया में भ्रमण किया था उन्होंने, इंडिया के लोगों की लाइफ को उन्होंने ऑब्जर्व किया था और बहुत दुखी हुए थे ये सब देखकर। He considered exploitation as the root of poverty in India and made plans to abolish British rule in India। उन्होंने देखा कि लोगों की कंडीशन बहुत खराब है। खराब इसलिए है क्योंकि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इसलिए उनके वो गरीब हैं, लोग जो है वो गरीब हैं, और इसलिए वो ये सब ऑब्जर्व करने के बाद 2-3 सालों तक उन्होंने सोचा कि अब वो ब्रिटिश रूल को यहाँ से खत्म करने में अपनी जितना हो सके उतना जो रोल है वो प्ले करेंगे, जितना हो सके उतना लड़ेंगे ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तो सबसे पहला उनका जो फाइट था ब्रिटिश रूल के खिलाफ वो था रोलेट एक्ट, जो कि हमारे स्टडीज का आज का सेकेंड पॉइंट है। रोलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी, और उसके मुताबिक बहुत ही खतरनाक कायदा था एक्चुअली। पढ़ते हैं हम क्या था उसमें। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म द रोलेट एक्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रोलेट। रोलेट एक इंसान का नाम था जिसने ये कायदा बनाया था, ठीक है, और वो थे द मिनिस्टर ऑफ लॉ। 1919 में वो खुद अंग्रेज सरकार के मिनिस्टर ऑफ लॉ थे जिन्होंने ये कानून बनाया था। और उसके मुताबिक this act was framed with the purpose of suppressing revolutionaries and nationalists। ऑलरेडी इंडिया में गांधी जी तो अभी अभी आए इंडिया में, लेकिन ऑलरेडी क्रांतिकारियों की फ्रीडम मूवमेंट जो है वो इंडिया में चल रही थी उस वक्त। हालांकि उसमें हिंसा भी बहुत होती थी, और इसीलिए उसी हिंसा को ध्यान में रखते हुए नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरीज को दबाने के लिए, उनको उनके हौसले को कमजोर करने के लिए ये रोलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। दिस एक्ट केम टू बी नोन एज ब्लैक एक्ट बिकॉज इट मेंट टू सप्रेस इंडिविजुअल फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसको इंडिया के लोगों ने ब्लैक एक्ट के नाम से जाना क्योंकि इस एक्ट के जरिए लोगों की स्वतंत्रता के ऊपर प्रहार किया जा रहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच खास करके। कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोल नहीं सकता, अगर बोलेगा गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, विरोध करेगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो डायरेक्टली इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर अटैक किया जा रहा था रोलेट एक्ट की बदौलत। अब एक एक्ट में एग्जैक्टली क्या था वो हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट any suspicious person could be arrested and jailed without conducting any trial against him। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, इस एक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान सस्पिशियस है, वो शकमंद है, भले ही उसने कोई गलत काम अभी नहीं किया है, लेकिन ऐसा शक है गवर्नमेंट को कि शायद वो कोई गलत काम गवर्नमेंट के खिलाफ कर सकता है, तो वैसे इंसान को सिर्फ शक के आधार पुलिस पकड़ लेती थी और जेल में डाल देती थी। उनके खिलाफ कोर्ट में कोई केस भी नहीं चलता था। पुलिस को ऐसी सत्ता दी गई थी कि आप डायरेक्टली उसको जेल में डाल सकते हो, कोई केस भी चलाने की जरूरत नहीं। अदरवाइज नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि कोई कल्प्रिट होता है, कोई क्रिमिनल अगर होता है तो पुलिस उसको अरेस्ट जरूर करती है, लेकिन डायरेक्टली उनको जेल में नहीं रख सकती है। पहले उनको कोर्ट में ले जाना पड़ता है, कोर्ट में केस चल जाता है अगर, और ऐसा प्रूव होता है कि वो क्रिमिनल है, उसने कोई सो एंड सो कोई गुनाह किया है, तो उसके लिए इतनी सजा, ऐसा कोई कोर्ट सजा सुनाती है, साल की, 2 साल की या 5 साल की, तो उतने टाइम के लिए पुलिस उसको जेल में बंद कर सकती है। लेकिन वो कोर्ट में केस चलता है तब होता है। यहां पे तो वो बात हो गई कि पुलिस को पूरी सत्ता दी गई कि आपको जिस किसी के ऊपर अगर शक होता है, कोई भी क्रांतिकारी है या कोई भी XYZ पर्सन, उसको डायरेक्टली पकड़ के आप जेल में रख सकते हो। तो इसका मतलब तो साफ है कि पुलिस
ये जो कायदा है उसका गलत उपयोग भी कर सकती है, किसी को भी वो पकड़ के जेल में रख सकती है, जिसमें कोई भी इंसान हो सकता है। सो पीपल स्टार्टेड फीलिंग इनसिक्योर बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, ये कायदा इतना खतरनाक था कि पुलिस से लोग इनसिक्योर होने लगे और शायद इसीलिए इसको लाइक ब्लैक एक्ट ऐसा नाम लिया गया होगा। गांधी जी के ध्यान में ये चीज आई, तो दैट्स वाई गांधी जी कॉल्ड इट ब्लैक एक्ट। गांधी जी ने ही इसको ब्लैक एक्ट का नाम दिया। एंड मोतीलाल नेहरू कंसिडर्ड इट एज स्नैचिंग अवे ऑफ आर्गुमेंट, अपील एंड एडवोकेसी। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम की तो कोई बात ही नहीं है, वो छीन लिया जा रहा है। इंसान आर्गुमेंट भी नहीं कर सकता है, अपील भी नहीं कर सकता है, अपना खुद का केस भी नहीं लड़ सकता है। पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया तो बात खत्म। जब तक पुलिस नहीं छोड़ेगी तब तक आपको जेल में ही रहना है। तो देयर वाज हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी आल्सो, जिसमें ये भी हो सकता है कि इंसान ने एक्चुअली कोई कसूर किया ही नहीं है, कोई क्राइम किया ही नहीं है, बट देन आल्सो दिस रूलेट एक्ट इन दैट सेंस वाज वेरी डेंजरस फॉर पीपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन्ड इमेंस पावर अंडर दिस एक्ट टू सप्रेस एनी काइंड ऑफ ऑपोजिशन। इससे क्या है कि गवर्नमेंट और खास करके पुलिस के हाथ में जोरदार जो पावर है वो आ गया, क्योंकि किसी को भी वो सप्रेस कर सकते थे, कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। सो लीडर्स एंड पीपल एट लार्ज एक्सप्रेस देयर ऑपोजिशन। फिर भी लोगों ने उसका बहुत विरोध किया बिना डरे। ठीक है, मीटिंग्स, रैलीज, शोज एंड स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट इट। काफी मीटिंगें हुई देश भर में, ठीक है, रैलीज हुई और स्ट्राइक्स, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंपनियां, फैक्ट्रियां, गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह चल रहे थे जिसमें इंडियन लोग काम कर रहे थे, वहां पे काम करने से इनकार कर दिया सभी लोगों ने। इस चीज को स्ट्राइक कहते हैं। तो ये एक्ट का विरोध करने के लिए सबने ऐसे विरोध किया। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन दिल्ली। गांधी जी को पकड़ा गया, दिल्ली में उनकी अरेस्ट हुई। और ये ऑब्वियसली पहला एक इंसिडेंट था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को अरेस्ट किया। दिल्ली से उनको अरेस्ट किया गया। Where Dr. Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in Punjab. ठीक है, यानी पंजाब के दो क्रांतिकारी लोग थे, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू। द एजिटेशन बिकेम सीवियर। ये बहुत ही जाने माने नाम थे पंजाबी क्रांतिकारियों के। तो पंजाब में खास करके ये एजिटेशन यानी कि विरोध जो है वो ज्यादा जोरदार हो गया। फिर बाद में द गवर्नमेंट वेहेमेंटली ट्राइड टू सप्रेस ऑल ऑपोजिशन। सभी इतना विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट झुकने का नाम नहीं ले रही थी और बहुत ही जोरदार तरीके से सबको सप्रेस करने का, दबाने की कोशिश की गई गवर्नमेंट की ओर से। ठीक है, तो ये रोलेट एक्ट का असर था। और अब पढ़ते हैं तीसरा हमारा पॉइंट, जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि हुआ था 13 मार्च 1919। ये भी एक्चुअली रोलेट एक्ट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सैड इंसिडेंट है हमारी हिस्ट्री का। आज से लगभग 100 साल से ऊपर हो गया इंसिडेंट को हुए। और पंजाब का एक प्लेस है जलियांवाला बाग, जिसका एक स्मारक यहाँ पे आप देख सकते हो, आप बुक में पेज नंबर 27 के बॉटम में वहां पे दिया है। अब पहले हम इंसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली उस इंसिडेंट में हुआ क्या था। 1919 के 13वीं मार्च को इंसिडेंट हुआ था। But what exactly happened in that incident? Let us read and find out. When popular leaders like Dr. Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in Amritsar, Punjab, a public gathering was organized in Jallianwala Bagh in Amritsar on the day of Baisakhi to oppose the arrest. अभी हमने पढ़ा कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू पंजाब के दो क्रांतिकारी लीडर थे, उनको अरेस्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और उस चीज का विरोध करने के लिए पंजाब का अमृतसर बहुत ही फेमस सिटी है, वहां पे गोल्डन टेम्पल है और उस हिसाब से वो सिटी बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो वहां पे अमृतसर में उस अरेस्ट का विरोध करने के लिए बैसाखी के दिन, जो कि पंजाबियों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, बैसाखी के दिन लोग जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है वहां पे इकट्ठा हुए। ठीक है,
तो हमें ध्यान में रखना है ये चीज कि वो एक फेस्टिवल का दिन था पंजाबियों के, ठीक है। तो ये एरएस को अपोज करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन उस वक्त क्या हुआ बाद में, वो आइए देखते हैं। जनरल ओडोनिल डायर रीच्ड देयर विथ हिज ट्रूप्स एंड विदाउट एनी वार्निंग ओपन फायर ऑन इनोसेंट पीपल फ्रॉम द मशीन गन। ये सबसे बड़ी दुखद घटना थी कि जनरल डायर, जनरल ओडोनिल डायर उनका पूरा नाम था, ठीक है, वो अपनी छोटी सी ट्रूप्स के साथ, ठीक है, मेरे ख्याल से जहां तक मैं जानता हूं 19-20 सोल्जर्स थे उनके पास, लेकिन उनके हाथों में मशीन गन्स थी, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या भले ही कम है, लेकिन उनके हाथ में लेटेस्ट वेपन थे, जो तो ऑब्वियसली बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाता है। तो ऐसी एक छोटी सी टीम लेकर वहां पे पहुंच गया, और जैसा कि एक इमेजिनेटिव पिक्चर के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया, आप देख सकते हो कि कोई भी वार्निंग दिए बगैर उसने ये ट्रूप्स के जरिए मशीन गन से ये निर्दोष लोगों के ऊपर गोलीबारी करना शुरू कर दिया, ठीक है। देयर वर हाई वॉल्स, अब सिचुएशन ऐसी थी बाग में कि देयर वर हाई वॉल्स ऑन 4 साइड्स ऑफ द बाग। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर का शॉर्ट नोट बार बार आता है, 3 से 4 मार्क का, ओके, एंड इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जलियांवाला बाग के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी, मतलब के बाग में जाने का और वहां से आने का एक ही रास्ता था, वही रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। बाकी तो चारों ओर ऊंची दीवारें थी, तो कोई भाग के एस्केप भी नहीं हो सकता है। So there were high walls on 4 sides of the bag. In the middle was an unused well. बराबर बीच में एक unused well यानी कि कुआं था, और वो उपयोग में नहीं था, ठीक है। So there was an unused well and the only way out being narrow, a number of people lost their lives in the firing. जो बाहर जाने का एक रास्ता था वो एकदम नैरो था, तो स्टैम्पेडिंग में ही और इवन फायरिंग में ही काफी लोग मर गए, जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरतें भी शामिल थी, जवान लोग भी थे, सभी टाइप के लोग यहाँ पे थे। A number of people lost their lives in the firing, और संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो according to the government report 379 people died and 1200 injured। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो आंकड़ा जारी किया था उसके मुताबिक 379 लोग, 379 पीपल डाइड, ठीक है, और 1200 लोग, 1200 पीपल, उनको इंजरी हुआ था। ये गवर्नमेंट का फिगर है, लेकिन एज पर द कमिटी अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस, जो पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने जो कमिटी बनाया था उसके मुताबिक ये आंकड़ा गलत था। उनके मुताबिक 1000 पीपल हैड डाइड इन द फायरिंग। वहां पे ये लोग बोल रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के 379 लोग मर गए थे, लेकिन कांग्रेस ने बताया कि इतने नहीं, 1000 लोग मरे थे। 1000 पीपल डाइड इन द फायरिंग, ठीक है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि ये काम तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से हुआ था, इसलिए वो तो आंकड़ा कम ही बताएंगे। तो जो आंकड़ा कांग्रेस ने बताया वो ज्यादा सही लगता है, बिकॉज दैट मैनी पीपल गैदर्ड टुगेदर देयर, ठीक है। तो लिटरली इतने लोग तो इकट्ठा हुए ही थे। हंटर कमीशन इन्वेस्टिगेटेड द केस ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, डिफेंडेड जनरल डायर। और सबसे ज्यादा दुख की बात ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिर्फ दिखावा करने के लिए हंटर कमीशन की रचना की थी, ठीक है, इस घटना की छानबीन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और उसमें उन्होंने ये घोषित किया कि जनरल डायर इनोसेंट था। अब जाहिर सी बात है कि जो इंसान 1000 लोगों की मौत का जिम्मेदार होता है वो इनोसेंट कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही आदमी था, तो उसको इनोसेंट घोषित किया गया हंटर कमीशन ने। The commission forgave Dyer considering as an innocent mistake that happened unknowingly. जनरल डायर को उन्होंने इनोसेंट इस पॉइंट पे घोषित किया कि उससे गलती से, यानी कि लाइक जाने अनजाने में गलती हो गई थी।
अब इतनी भयानक जो क्राइम है इसको हम गलती नहीं कह सकते ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी ऐसा डिक्लेयर किया गया, उसको कोई सजा नहीं हुई और ऐसा डिक्लेयर किया गया कि जाने अनजाने में उससे इनोसेंटली ये मिस्टेक हो गया था, ऐसा करके उसको छोड़ दिया। ऑन द अदर हैंड व्हेन डायर रिटर्न टू इंग्लैंड ही वाज ऑनर्ड विद अ स्वॉर्ड एंड 2000 पाउंड्स। ठीक है, डायर को अपने पद से दूर जरूर किया गया, लेकिन उसको इंग्लैंड भेजा गया और वहां पे उसका जोरदार स्वागत हुआ। उसको अपना उसको सम्मान देने के लिए उसको स्वॉर्ड दिया गया, ठीक है, और 2000 पाउंड का इनाम भी दिया गया, जो कि काफी बड़ी रकम है। ठीक है, तो बहुत ही दुख की घटना है कि इतने सारे लोग, निर्दोष लोग मारे गए, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसका कोई दुख ही नहीं था, बल्कि जिसने मारा है उसको इनोसेंटली छोड़ भी रहे हैं और उसका सम्मान भी कर रहे हैं। तो इससे हमें अंदाजा लगा सकते हैं एक्चुअली कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कितनी बेरहम थी इंडिया के लोगों के लिए। ठीक है, तो 2000 पाउंड का जनरल डायर को इनाम भी मिला। इंडियंस गॉट अ टेरेबल शॉक बिकॉज ऑफ दिस। पूरे देश में सबको बहुत ही सदमा पहुंचा ये सब देख के। ठीक है, आफ्टर दिस इनह्यूमन एक्ट गांधीजी's faith towards the British was completely lost। अभी तक गांधी जी जो है वो थोड़ा सा माइल्ड थे अपने एटीट्यूड में, और अब ऐसा उनको लगा कि उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। जो विश्वास था वो गंवा दिया उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर से। दिस इवेंट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन यूनाइटिंग द होल नेशन। इससे एक पॉजिटिव ये सामने आया कि पूरे देश में जो यूनिटी है वो उसका माहौल जो है वो बढ़ा। हालांकि ये ट्रेजिक एक बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन दिस ट्रेजेडी बिकेम द ग्राउंड फॉर द फ्यूचर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इससे एक पूर्व भूमिका बनी कि फ्यूचर में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होने जा रही है, ठीक है, उसका आइडिया जो है, उसका विचार जो है वो इस घटना से लीडर्स के दिमाग में आने लगा। अब आइए पढ़ते हैं इसके बाद का जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है वो खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो उसके लिए भी एक छोटी सी शॉर्ट नोट 2 या 3 मार्क की आ सकती है, तो उसका पैराग्राफ यही आपको याद रखना है जो दिया गया पेज नंबर 28 के ऊपर, खिलाफत मूवमेंट। आइए पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की जॉइंड द जर्मन साइड। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये सिचुएशन था जब गांधी जी इंडिया में आए थे, तब ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो चल रहा था। हम आगे पढ़ ही चुके हैं, 1914 टू 1918 का ये सिचुएशन था, और उसी समय के दौरान गांधी जी इंडिया में आए थे, और उसी वक्त गांधी जी के इंडिया में आने के बाद ही ये खिलाफत मूवमेंट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की शामिल था, लेकिन जर्मनी की साइड से वो शामिल थे। ठीक है, एक्सिस नेशन की ओर से थे टर्की। सो व्हेन इंग्लैंड वॉन द ट्रीटी दैट वाज मेड had many firm and unjust terms and conditions for the losing side। उस हिसाब से, क्योंकि जर्मनी की साइड से टर्की लड़ रहा था, इसलिए इंग्लैंड का दुश्मन था टर्की, और इंग्लैंड का रूल इंडिया में चल रहा था। ठीक है, जर्मनी की हार हो गई, इसलिए इंग्लैंड ने टर्की के ऊपर बहुत ही खतरनाक रेस्ट्रिक्शन लगाए। ठीक है, द सुल्तान ऑफ टर्की एट द टाइम वाज खलीफा, हेड ऑफ मुस्लिम्स। उस वक्त टर्की का जो सुल्तान था, यानी कि राजा, ठीक है, वो सारे मुस्लिमों का हेड माना जाता था। टर्की के सुल्तान को मुस्लिम रिलीजन का हेड माना जाता था। ठीक है, लेकिन अभी टर्की एक हारा हुआ कंट्री था और इंग्लैंड ने काफी रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, और इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम इंडिया में रहते थे, इसलिए खिलाफत मूवमेंट इंडिया में हुआ था। द मूवमेंट इन इंडिया टू अपोज द स्ट्रिक्ट टर्म्स इम्पोज्ड ऑन टर्की एंड द सुल्तान केम टू बी नोन एज खिलाफत मूवमेंट। जितने भी सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स यानी कि स्ट्रिक्ट जो प्रतिबंध लगाए थे इंग्लैंड ने टर्की के ऊपर, उसके विरोध में जो मूवमेंट चली मुस्लिमों के द्वारा, उसको खिलाफत मूवमेंट का नाम दिया गया था। ठीक है, और इस मूवमेंट के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। अली ब्रदर्स यानी कि मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे, वो प्रोमिनेंट लीडर्स थे। दे वर द चीफ लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट। ठीक है, और गांधी जी ने भी और कांग्रेस ने भी उसको सपोर्ट दिया था। गांधी जी
रिक्वेस्टेड द कांग्रेस टू सपोर्ट दिस मूवमेंट। गांधी जी के रिक्वेस्ट पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट दिया था। और उनके दिमाग में ये भी था, यहाँ पे लिखा ही है, कीपिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन माइंड। गांधी जी के दिमाग में ये भी था कि अगर हम मुस्लिमों को अपनी ये खिलाफत मूवमेंट में हेल्प करेंगे तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी उभर के आएगी, जिसका आगे जाके हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में हमें उसका फायदा भी है। ठीक है, तो दिस मूवमेंट बिकेम सीवियर विद कांग्रेस सपोर्ट। कांग्रेस ने सपोर्ट किया इस मूवमेंट को और अच्छा खासा सपोर्ट किया, और इसलिए खिलाफत मूवमेंट बहुत ही जोरदार तरीके से इंडिया में चली थी उस वक्त। ठीक है, तो ये खिलाफत मूवमेंट का टॉपिक जो है वो भी एक शॉर्ट नोट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पूरा ये पैराग्राफ याद रखना है, जो कि स्टोरी की तरह याद रखोगे तो बहुत ही आसान है। ठीक है, और उसके बाद का जो टॉपिक आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की। लेकिन इस मूवमेंट के बारे में बाकी का जो लेसन है वो हम अब आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड that's it for now. Bye bye.